लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम भारतीय संविधान पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने संसद के दोनों सदनों के परिचयों को देखा था, जाना था कि इसके सदस्य कैसे नियुक्त होते हैं, सदन के कार्यकाल क्या होते हैं, उसके सदस्यों की अर्हताएं निरर्हताएं क्या होती हैं, उसके पदाधिकारी क्या होते हैं तथा उनकी क्या शक्तियां होती हैं। आज हम उसी कड़ी में दोनों सदनों की शक्तियों व दायित्वों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यह जानेंगे कि जो भी शक्तियां या जो भी कार्य संसद के द्वारा की जाती है वे दोनों सदनों में किस प्रकार इसे संपन्न कराया जाता है, अर्थात क्या क्या अधिकार किस सदन को दिए गए हैं, क्या शक्तियां किस सदन को शामिल की गई। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। हम पॉइंट वाइज एक एक शक्ति को डिस्कस करेंगे कि लोकसभा को उस शक्ति के विषय में क्या अधिकार है तथा राज्यसभा को क्या अधिकार मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विधायी शक्ति की। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है आपके लिए कानून बनाना, देश के संचालन के लिए विधि का निर्माण करना। तो कैसे करें विधि का निर्माण? तो उसका दायित्व है कि विधेयकों के माध्यम से वह अपने विधि का निर्माण करती है। सरकार द्वारा विधेयक पेश किए जाते हैं जिन पर चर्चा व विमर्श करके उसे कानून का रूप दिया जाता है। तो संसद किस विषय पे कानून बनाएगी? तो यह कहा गया है कि संसद संघ सूची, समवर्ती सूची व अवशिष्ट विषयों में कानून निर्माण की शक्ति रखती है। उसका अधिकार क्षेत्र है कि संघ सूची, समवर्ती सूची व अवशिष्ट विषयों पे वे कानून बनाएगी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगा हो उस राज्य में या फिर पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की गई हो। विस्तृत चर्चा हम जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे उस समय करेंगे। इस मामले में अगर हम राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा को क्या अधिकार है? तो लोकसभा के अनुरूप ही वह भी संघ सूची के विषय तथा समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट शक्तियों के विषय में कानून निर्माण का अधिकार रखती है, वह भी उसी दायित्व का निर्वाह करती है। साधारण विधेयक पे लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार दे दिए गए। विधेयक कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक आदि कई टाइप। आगे की क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे। जब साधारण विधेयक की बात हो तो लोकसभा व राज्यसभा दोनों को समान अधिकार दे दिए गए। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित होंगे एवं पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे। सामान्य रूप से चाहे लोकसभा में पेश किए गए हों चाहे राज्यसभा में पेश किए गए हों, वहां से पारित होकर के दूसरे सदन में जाएंगे, वहां से पारित होकर के राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा विधि का रूप धारण कर लेंगे। राज्यसभा भी सेम अधिकार रखती है। बस ये है कि यदि किसी सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों के मध्य मतभेद हो जाए, उस स्थिति में यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस विषय को लेकर, उस विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि कब कब ये बैठकें बुलाई गई हैं। तो व्यवहारिक रूप में 3 बार ऐसी बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहला था 1961 में दहेज निषेध विधेयक पे, उसके बाद 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पे तथा अंतिम रूप से 2002 में पोटा पे संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक की जो कार्यवाही है वो लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के माध्यम से चलती है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। एक चीज और आपको यहाँ ध्यान देना है, विधायी प्रक्रिया के तहत या विधायी शक्ति के अधीन एक सिद्धांत का वर्णन होता है जो आपके मेंस के पेपर में पूछा जा चुका है। वह है प्रदत्त विधायक या अधीनस्थ विधायक या प्रत्यायोजित विधायक। क्या है ये? तो समझिए, संसद जब अपने कानून बनाने का अधिकार किसी व्यक्ति या अधीनस्थ संस्था को सौंप दे तो उसे प्रत्यायोजित विधान, अधीनस्थ विधान या प्रदत्त विधान कहा जाता है या कार्यपालिका विधान भी कहते हैं। अर्थात संसद अपने कानून बनाने का अधिकार सरकार को भी दे सकती है या किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंप सकती है। इस
उनके द्वारा बनाए गए कानून की वैधता वही होती है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की होती है। समय समय पे आवश्यकता पड़ने पे अधीनस्थ अधिकारी अपने हिसाब से इन कानूनों को बना सकते हैं तथा इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। सामान्य तौर पर संसद मोटी रूपरेखा तैयार करती है, किसी भी कानून को लेकर एक ढांचा बनाती है जिसमें प्रमुखतः नियमों और विनियमों को शामिल करने का अधिकार कार्यपालिका पर सौंप देती है तथा जब कार्यपालिका उस विषय पर विस्तृत रूप से कानून का निर्माण करती है तो संसद उस पर एक बार अपनी नजर रखती है तथा एक बार उसकी चेकिंग करती है कि उसने सही बनाया या नहीं। ये था आपका प्रत्यायोजित विधान, प्रदत्त विधान या अधीनस्थ विधान, जिसे कार्यपालिका विधान के नाम से भी जाना जाता है। आपके मेंस में से एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब चलते हैं अगली शक्ति की तरफ, जो कि है कार्यपालिका शक्ति। हम यह जानते हैं कि हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था के अधीन जो कार्यपालिका है अर्थात मंत्रिपरिषद, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रमुखतः लोकसभा के प्रति तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि यदि वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसे हटाया भी जा सकता है। संसद इन पर दो तरीके से नियंत्रण रखती है। पहला कि ये इनके कार्यों की समीक्षा करेगी और समीक्षा करने के बाद इन पर अपनी कार्रवाइयों विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से इनकी आलोचना कर सकती है, इन्हें हटाने का प्रावधान कर सकती है। देखते हैं इनकी जो यह संसद की शक्ति है, इनमें दोनों सदनों में क्या विभेदता या क्या समानता है। लोकसभा की शक्ति इस क्षेत्र में व्यापक है, क्योंकि अनुच्छेद 75 बोलता है सीधे तौर पे कि मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा, वह अन्य प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रियों के कार्यों की आलोचना की जा सकती है। एक बात और याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो है ही, उसके साथ साथ उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है, क्योंकि अपने मंत्रालयों से जुड़े सभी कार्यों के लिए उसे संसद में पेश होना पड़ता है। समय समय पे संसद उनके कार्यों का अवलोकन करती है, उनका अधीक्षण करती है, और यदि मंत्री सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आधार भले ही एक मंत्री को बनाया जाए, लेकिन हटाने का इरादा पूरी की पूरी सरकार को होता है। आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कुछ वर्षों पहले अरुण जेटली जी पे ये लाने का प्रयास किया गया था कि उन्होंने डीडीसीए का अध्यक्ष रहते हुए कुछ गड़बड़ियां की थी, तथा सुषमा स्वराज के ऊपर भी इसे लाने का प्रयास किया गया था जब एयर स्ट्राइक के पहले की घटना घटित हुई थी। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप एक बार नेट में सर्च कर लीजिएगा या देख लीजिएगा तो याद रहेंगे। अब हम देखते हैं कार्यपालिका के संदर्भ में राज्यसभा को क्या शक्तियां प्राप्त हैं। तो इसकी शक्ति लोकसभा की तुलना में कम होती है। अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर नहीं लाया जा सकता, केवल काम रोको व अन्य प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रियों की आलोचना की जा सकती है। अर्थात आप मंत्रिपरिषद को राज्यसभा से नहीं हटा सकते, या राज्यसभा के पास ये शक्ति नहीं है कि वो मंत्रिपरिषद को हटा सके, उसे भंग कर सके, वो बस उनकी आलोचना कर सकती है। अब देखते हैं वित्तीय शक्ति। पैसों से रिलेटेड मामलों में संसद के पास क्या अधिकार है, तो समझिएगा, संसद पैसों से रिलेटेड सभी मामलों पे कार्यपालिका पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका उसकी अनुमति के बिना न तो कोई कर लगा सकती है, न कोई कर हटा सकती है, न कोई कर वसूल सकती है, और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। यह दो तरीके से होता है। सबसे पहला, सरकार को कोई भी खर्च करना है वह बजट के माध्यम से होगा, वह अनुदान की मांगों के जरिए इसे लाया जाता है। अर्थात सरकार को कोई भी पैसा खर्च करना हो उसके लिए उसे बजट के माध्यम से संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। तत्पश्चात बजट के माध्यम से उसे पैसे मिलने के बाद भी संसद अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से उन पर नियंत्रण रखती है तथा उनके द्वारा किए गए खर्च को भी आंकती है। अगर वे गलत हैं तो उन्हें दंडित करती है या उनके खिलाफ कार्यवाही करती है। आपने देखा होगा 2G घोटाला इसी के जरिए पकड़ा गया था, क्योंकि 2G घोटाले में जो भी धोखाधड़ी की गई थी, अनियमितताएं की गई थी, भ्रष्टाचार की गई थी, उसे संसद की समिति तथा सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही पता लगाया गया था और उसके खिलाफ कार्यवाही की गई थी। अब देखते हैं विधायी शक्ति में किसे क्या अधिकार प्राप्त है। तो याद रखिएगा, विधायी शक्ति, माफ कीजिएगा, वित्तीय शक्ति में संपूर्ण रूप से
प्रमुख रूप से लगभग सभी अधिकार केवल और केवल लोकसभा को दे दिए गए। जितने भी कार्य हैं पैसों को निकालने के तथा उनको खर्च करने के पूर्ण रूप से अधिकार लोकसभा को दिए गए। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित होगा। बजट अनुदान मांग केवल लोकसभा में ही रखे जाएंगे तथा व्यय की स्वीकृति देने का एकमात्र अधिकार लोकसभा को ही है। तो क्या राज्यसभा को इस संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं? तो इसकी शक्ति काफी कम कर दी गई तथा ये केवल धन विधेयक को 14 दिन अपने पास रोक सकते हैं, 14 दिन उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। यदि उन्होंने 14 दिन में अपनी स्वीकृति नहीं दी या अपने विचारों को प्रकट नहीं किया तो यह स्वतः ही वैसा ही पास माना जाएगा जैसा लोकसभा ने इसे इसके पास भेजा था। वित्त विधेयकों के माध्यम से 117(1) के अधीन वित्त विधेयक को छोड़ के बाकी वित्त विधेयक जो 117(3) में है वो राज्यसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन उन पर वे चर्चा कर सकता तथा उन्हें रोक सकता है। प्रमुख रूप से सारे के सारे वित्तीय अधिकार केवल लोकसभा के हाथों में दे दिए गए। इसके साथ ही दो सिद्धांत और जुड़े हुए हैं, एक है छाछ का सिद्धांत और दूसरा है मार्च। छाछ का सिद्धांत क्या होता है? तो बजट के माध्यम से संसद सरकार को 1 वर्ष के लिए खर्च करने के लिए धन उपलब्ध कराती है। अगर यदि सरकार ने इस 1 वर्ष में उस पूरे धन का व्यय नहीं किया, उसे पूर्ण रूप से खर्च नहीं किया और अंत में कुछ राशि कुछ पैसे बच गए तो वे पैसे संसद के संचित निधि में वापस चले जाते हैं, जिसे छाछ का सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात यदि वे पैसे बच गए तो सरकार उसे कोई अन्य कोष बनाकर नहीं रख सकती या अपने पास अलग से उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकती। संसद पूर्ण रूप से पैसों पर नियंत्रण रखती है तथा वह पैसा वापस भारत की संचित निधि में चले जाएगा, जिसे वापस खर्च करने के लिए सरकार को अनुदान मांग के तहत उसे मांगना पड़ेगा, जिसे छाछ का सिद्धांत कहते हैं। इसी छाछ के सिद्धांत के कारण वर्ष के अंत में मार्च के महीने में व्यय की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की सीमा शुरू हो जाती है, जिसे मार्च रश के नाम से जाना जाता है। आप देखे होंगे, सुने होंगे कि मार्च महीने आने पे लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करने लगते हैं ताकि उस फाइनेंशियल ईयर में उनकी क्या बोलते हैं वो अकाउंटेबिलिटी शामिल हो जाए। ये थी बातें वित्तीय शक्ति को लेकर। अब बात करते हैं संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, भाग 18 में इसे विस्तृत रूप से समझाया गया। क्या है? तो संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, कोई नए प्रावधान जोड़ने हैं, पुराने प्रावधानों को हटाना है या किसी प्रावधान को संशोधित करके उसे जोड़ना है, उसकी प्रक्रिया का वर्णन संविधान संशोधन में किया गया है। यह करने का अधिकार केवल और केवल संसद को प्राप्त है। 3 प्रकार की विधियां इसमें शामिल है। विस्तृत रूप से इसकी चर्चा इसके अध्याय में हम करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि लोकसभा व राज्यसभा को संविधान संशोधन के विषय में क्या शक्तियां प्राप्त है। तो दोनों सदनों को, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संविधान संशोधन के विषय में समान अधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा एक सदन से पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में जाएंगे, तत्पश्चात वहां से पारित होकर राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए जाते हैं। राज्यसभा को भी यही अधिकार मिला हुआ है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक के विषय में यदि राज्यसभा व लोकसभा के बीच मतभेद हो तो इस पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। व्यवहार में 3 बार ऐसा हुआ है जब संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर मतभेद हुए और वे विधेयक समाप्त हो गए। अब देखेंगे इनकी विशिष्ट शक्तियां। विशिष्ट शक्तियां अर्थात किस सदन को किन क्षेत्रों में विशेष अधिकार प्राप्त है या एकमात्र उस क्षेत्र में अधिकारिता उन्हें दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की। हम यह जानते हैं संयुक्त बैठक बड़ी आवश्यक होती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। लेकिन यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उसकी जगह पे लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा।
यदि वह भी अनुपस्थित हो जाए तो संयुक्त बैठक के सभी सदस्य अपने से में उस समय के लिए अध्यक्ष के रूप में किसी एक व्यक्ति का चुनाव कर लेंगे। दूसरा है अनुच्छेद 110 3 के तहत धन विधेयक का निर्धारण केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। अर्थात कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको निर्धारित करने का एकमात्र व अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव अति महत्वपूर्ण होता है। यदि यह पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। यदि वह ऐसा कार्य न करे तो राष्ट्रपति उसे उसकी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है या चाहे तो पूरी की पूरी लोकसभा को भी भंग कर सकता है। आपातकाल की समाप्ति का संकल्प केवल और केवल लोकसभा में पारित किया जाएगा। अर्थात हमने जब आपातकाल को पढ़ा था, राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल के लिए अगर इसे हटाना है तो राष्ट्रपति इसकी अनुशंसा वापस ले ले या समाप्ति की घोषणा कर दे। दूसरा प्रावधान यह था कि यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य अपने अध्यक्ष को या फिर राष्ट्रपति को लिखित रूप से यह अनुमति करें कि लोकसभा की बैठक बुलाकर आपातकाल की समाप्ति कर दी जाए, इसका एकमात्र व अनन्य अधिकार केवल और केवल लोकसभा को दे दिया गया। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ध्यान रखिएगा, ये अलग है। अब चलते हैं एक बार राज्यसभा की तरफ कि उसे क्या विशिष्ट शक्तियां प्राप्त। तो 3 बातें विशेष रूप से याद रखिएगा जो केवल और केवल राज्यसभा को मिली हुई है, जिनके कारण इनकी विशिष्ट योग्य पहचान है, एक विशिष्ट स्थान राज्यसभा का होता है। इन तीनों को याद रखिएगा। बाकी सारी विशिष्ट शक्तियां आपकी लोकसभा को दे दी गई, उसे ज्यादा सशक्त बना दिया गया। क्या थी ये? तो पहला है अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति की पदच्युति वाला प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पारित होगा। हमने देखा था उपराष्ट्रपति को यदि उसके पद से हटाना है तो प्रथमतः उसको हटाने वाला प्रस्ताव 14 दिन पूर्व उसे सूचना देकर, केवल माफ कीजिएगा 14 दिन पूर्व सूचना देकर पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। वहां के तात्कालिक बहुमत से उसे पारित कराने के बाद लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित कराना आवश्यक होता है। अर्थात प्रक्रिया का आरंभ केवल और केवल राज्यसभा से ही शुरू होगा। दूसरा है अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची का विषय यदि कोई है और उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाए तो राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से ऐसा कर सकती है। कहने का मतलब है कोई विषय राज्य सूची में शामिल है और राज्यसभा को यदि ऐसा लगता है कि वह अब राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तथा उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाना चाहिए, तो वो अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी, जिस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाएगा सामान्य स्थिति में। अगला व अंतिम विशिष्ट शक्ति है 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन या स्थापना का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 तरीके की अखिल भारतीय सेवाएं विद्यमान है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय वन सेवा IFS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS। ये 3 प्रमुख सर्विसेज हैं जो हमारे देश में सर्वोच्च कोटि की मानी जाती हैं। यदि राज्यसभा ऐसा समझे कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना आवश्यक है, कुछ क्षेत्रों में कुछ नए क्षेत्रों में इन्हें लाना आवश्यक है, तो वह अनुच्छेद 312 के अधिकार के तहत अब इसे प्रयोग करेगी अपने अधिकार को तथा केंद्रीय सरकार को यह अधिकार दे देगी या प्रस्ताव पारित करके उन्हें कह देगी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर दीजिए। यह अधिकार केवल और केवल राज्यसभा के पास है। इन 3 अधिकारों को अच्छे से याद रखिएगा। ये सीधे तौर पे आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि राज्यसभा की शक्तियां मोस्टली बहुत कम है, इनका कार्य बहुत कम कर दिया गया। अब देखते हैं कुछ ऐसी शक्तियां जो दोनों सदनों में कॉमन है, दोनों सदन जिसका समान रूप से उपयोग करते हैं। इन्हें हम विविध शक्तियों की कैटेगरी में जानते हैं। जैसे राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। हम जानते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
उसके साथ ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के सभी सदस्यों को शामिल किया जाता है। आपात उद्घोषणाओं का अनुमोदन, अर्थात जो भी आपात उद्घोषणाएं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, उद्घोषणा के बाद उसे सदन के माफ कीजिएगा संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित कराना पड़ता है, वहां से उसे पारित करवाना पड़ता है। दोनों को इसमें समान अधिकार दिए गए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अर्थात यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, तो उसके आधार पर यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो यह दोनों सदनों के माध्यम से होता है। किसी एक सदन में इसे लाया जाएगा, वहां से इसे पारित करके दूसरे सदन को भेजा जाएगा तथा दूसरा सदन उस पर जांच करेगा तथा जांच करने के बाद वह अंतिम निर्णय लेगा और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है। उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखाकार की पद मुक्ति, ये सभी पद इन्हें हटाने का प्रावधान संसद के पास नहीं थे, वह सीधे तौर पर इन्हें हटा सकती है या राष्ट्रपति को इन्हें हटाने की सिफारिश कर सकती है। कुछ और शक्तियां उन्हें देते हैं राज्यसभा में, तथा ये सभी शक्तियां लोकसभा में भी शामिल है और ये सभी शक्तियां राज्यसभा में शामिल है। चार्ट को देखकर के कंफ्यूज मत होइएगा, लोकसभा के अनुरूप लिखने का अर्थ है कि ये सभी बिंदु लोकसभा में भी शामिल है और राज्यसभा में शामिल है। कुछ और पॉइंट है जो यहाँ राज्यसभा की साइड लिख दिए गए हैं, परंतु ये लोकसभा में भी शामिल है। जैसे प्रधानमंत्री व मंत्रियों का चयन दोनों सदनों में से ही होगा। सामान्य तौर पे मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद संविधान में यह कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे उन्हें संसद का सदस्य होना आवश्यक है, किसी भी एक सदन का, चाहे लोकसभा के हो जाए या राज्यसभा के। वित्त आयोग, यूपीएससी, सीएजी आदि की रिपोर्ट पर विचार विमर्श, दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, नियंत्रक व महालेखाकार की रिपोर्ट रखवाता है, जिन पर संसद विचार विमर्श करती है। सुप्रीम कोर्ट व यूपीएससी के न्याय क्षेत्र में विस्तार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र को बढ़ाना या उनके दायित्वों को बढ़ाना, एक से अधिक राज्यों में उनको संयुक्त करना, ये सभी अधिकार संसद को प्रदान कर दिए गए। उसके साथ ही यूपीएससी को भी यह अधिकार दे दिया जाता है कि यूपीएससी के दायरे को भी बढ़ा दिया जाता है उनके एग्जाम लेने के। ये सभी अधिकार देने का कार्य संसद करती है। दो प्रमुख बातें और हैं जो इसमें शामिल हैं, जैसे किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, उनकी समाप्ति, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, ये सभी कार्य संसद की सहमति से ही होते हैं। तथा राज्य के विधानमंडल में, अर्थात आप जानते हैं राज्य में विधान परिषदें भी होती हैं, विधानसभा भी होती है, तो विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, ये सभी कार्य संसद की अनुमति के द्वारा ही किए जाते हैं। अर्थात संसद सर्वोपरि है, संसद सभी रूप से पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है, चाहे वह न्यायिक क्षेत्र में हो चाहे निर्वाचन क्षेत्र में। न्यायिक क्षेत्र में क्योंकि राष्ट्रपति को हटा सकती है, उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, तभी महत्वपूर्ण पदों को, संवैधानिक पदों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकती है। निर्वाचन क्षेत्र की शक्ति यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों का निर्वाचन करती है तथा उनके साथ साथ राज्यों की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उनके लिए नियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। अर्थात संसद अनन्य है, संसद सुप्रीम है, आपके देश में कंट्रोल करने में, पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाने में। ये थी बात दोनों सदनों के सामान्य परिचय के साथ साथ उनकी शक्तियों की, उनके दायित्वों की। एक बात और है जो पिछली कक्षाओं में रह गई थी, वह यह थी कि संसद सदस्यों के पद त्याग कब कब होते हैं। तो हमने यह जाना था कि संसद के जो सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। सामान्यतः संसद के, माफ कीजिएगा, सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा या उपाध्यक्ष या उपसभापति के समक्ष। तो ये तो थी उनकी शपथ, अर्थात उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, माफ कीजिएगा, शपथ राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। वे अपना पद कैसे त्यागेंगे तथा उनका पद त्याग कैसे होता है। तो सामान्य स्थिति में संसद सदस्य अपने अध्यक्ष या सभापति को संबोधित करके अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं।
लेकिन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष उनका इस्तीफा स्वीकार व अस्वीकार दोनों कर सकता है। यदि ऐसा लगे कि उसने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया या उसका इस्तीफा वास्तविक नहीं है तो वह उसे अस्वीकार भी कर सकता है। ये थी उसके पद से हटने का तरीका। कुछ और प्रक्रियाएं या बिंदु है जिन माध्यम से उन्हें उसके पद से हटाया जा सकता है। जैसे है दोहरी सदस्यता, अर्थात यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य है तो वह अयोग्य घोषित हो जाएगा, अर्थात उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। उसे यह अधिकार नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों का सदस्य रहे। उसे 10 दिन के भीतर बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है, अर्थात यदि उसने 10 दिन में यह बात नहीं कही तो राज्यसभा से उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक सदन का सदस्य है और यदि उसे दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया गया है तो पहले सदन में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन के लिए 2 सीटों से चुना जाता है तो क्या होगा। तो यदि वह 2 सीटों से चुना गया है तो उसे अपनी एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी कि वह किस क्षेत्र से प्रतिनिधि बनना चाहता है, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त कर दी जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य है और संसद का सदस्य चुना जाता है तो भी उसे राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये बात थी उसकी दोहरी सदस्यता को लेकर। एक बात हमने कर ली उसकी पदत्याग को लेकर। अब हम देखते हैं उसकी अनुपस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि कोई संसद सदस्य संसद में बिना अनुमति लिए 60 दिन तक या उससे अधिक अनुपस्थित होता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। कुछ और प्रावधान इसमें जुड़े हुए हैं, मोटे तौर पे आप याद रखिएगा 60 दिन से अधिक यदि वह संसद की अनुमति के बिना अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कुछ अन्य कारण हैं जिनसे उनकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। वे हैं यदि वह राष्ट्रपति बन जाए या उपराष्ट्रपति बन जाए या किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो जाए तो वह अपना पद रिक्त कर देता है। इसके अतिरिक्त यदि उसे निष्कासित कर दिया जाए, उसे संसद की विधि के तहत निर्भर घोषित कर दिया जाए जिसमें दल बदल भी शामिल है, आदि क्षेत्रों में भी उसका पद समाप्त हो जाए। ये कुछ बातें थी, आपको नोट्स में इनका डिटेल्स मिल जाएगा। हमने यहाँ पे संसद के दोनों सदनों की पूर्ण रूप से चर्चा कर ली कि उनका परिचय क्या है, उनके पदाधिकारी क्या है, उनकी शक्ति क्या है, आदि विभिन्न बिंदुओं पे उन्हें समझ लिया। अब हम देखते हैं इसके आगे की प्रक्रिया कि संसद के सत्र क्या होते हैं, उनका सत्रावसान कैसे होता है, विघटन कैसे होता है तथा उन्हें आहूत कैसे किया जाता है। अगली कक्षाओं में हम विधेयकों के बनने की प्रक्रिया को देखेंगे, बजट को समझेंगे, कुछ और बातों को करेंगे। देखिए आपका संसद चलता कैसे है, तो संसद को चलने के लिए सदन के सत्र आयोजित किए जाते हैं, समय समय पर उनका आयोजन होता है, समय पर उन्हें बंद कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है या उन्हें पूर्ण रूप से सदन को विघटित कर दिया जाता है, जिसकी शक्ति राष्ट्रपति को मिली होती है तथा कुछ अधिकार स्थगन के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी या सभापति को दिए जाते हैं। आइए इन्हें अच्छे से देखते हैं। सत्र या बैठक बुलाना, हमने राष्ट्रपति की शक्ति में देखा था अनुच्छेद 85 के अधीन उसका वह अधिकार है कि वह संसद के सत्रों को आहूत करे, अर्थात बैठकों की शुरुआत करे, उन्हें सत्रावसान करे अर्थात बैठकों की समाप्ति करे तथा लोकसभा का विघटन करे, लोकसभा को भंग करे। आज हम इसे विस्तृत रूप से समझेंगे। सत्र की बैठक बुलाना तो क्या होता है, तो राष्ट्रपति समय समय पे कार्यपालिका के परामर्श पर या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर संसद की बैठक को बुलाता है या उसकी शुरुआत करता है। नियम यह है कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा, 2 अधिवेशन के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। 3 प्रकार के सत्र आपके संसद में लगते हैं। क्या है वे? पहला है बजट सत्र। बजट सत्र फरवरी माह से लेकर के मई तक चलता है। वर्ष का पहला सत्र होता है जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। दूसरा है मॉनसून सत्र जो अभी हाल ही में चल रहा है, जिसकी अवधि जुलाई से लेकर सितंबर तक होती है। तीसरा है शीतकालीन सत्र जो नवंबर व दिसंबर माह में होता है।
यह सबसे छोटा सत्र है। ध्यान रखिएगा तीनों सत्रों को अच्छे से। पहला है बजट सत्र, फरवरी से लेकर मई के बीच में होगा, अति महत्वपूर्ण होता है। सरकार के द्वारा बजट प्रस्ताव लाया जाता है जिसे संसद पारित करती है तथा पूरे वर्ष सरकार जो भी कार्य करेगी, जो भी खर्च करेगी, उन सभी का अधिकार संसद के द्वारा उसे दिया जाता है, उसका अनुमोदन किया जाता है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है जिसमें राष्ट्रपति यह बताता है कि उसकी सरकार ने क्या कार्य किए हैं तथा वह क्या कार्य आगे करेगी। इसके साथ ही दूसरा सत्र होता है आपका मॉनसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर तक चलता है, तथा अंतिम व सबसे छोटा सत्र होता है आपका शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर व दिसंबर में चलता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा में केवल 3 सत्र होते हैं जिनकी चर्चा हमने की, जबकि राज्यसभा में 4 सत्र आयोजित होते हैं। 4 सत्र क्या है? ये 3 सत्र ही है, लेकिन जो पहला बजट सत्र है वो लोकसभा में, माफ कीजिएगा, राज्यसभा में 2 चरणों में होता है। जब बजट पेश किया जाता है तो कुछ दिन उस पर चर्चा होती है राज्यसभा में, तत्पश्चात राज्यसभा को स्थगित कर दिया जाता है। सभी सदस्य निजी रूप से बजट पर विचार विमर्श करते हैं तथा कुछ दिन पश्चात फिर से उसका सत्र आयोजन होता है जिस पर वे अपने पॉइंट्स को, अपने व्यूज को बजट पर रखते हैं तथा चर्चा करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा राज्यसभा बजट पर अनुदान मांगों पर केवल चर्चा कर सकती है, विचार विमर्श कर सकती है, अपने सुझाव दे सकती है। उसे अनुदान मांगों पे वोटिंग करने का या उसे निरस्त करने का अधिकार नहीं होता। यह अधिकार केवल और केवल लोकसभा को दे दिया गया। अगला है सत्रावसान। अनुच्छेद 85(2) कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से सत्र की समाप्ति कर देता है, अर्थात जो सत्र चल रहा है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देगा, उसकी बैठकों को समाप्त कर देगा। अब एक और बात होती है स्थगन। तो जो सत्रावसान है वो पूरी की पूरी सत्र को ही समाप्त कर देता है, जबकि स्थगन अलग होता है। स्थगन अधिवेशनों का संक्षिप्त अवकाश करता है, जो कि या तो कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ मिनट हो सकते हैं या कुछ घंटे हो सकते हैं। यह सभा या सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जाता है। सामान्य रूप से आप लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही को देखे होंगे तो जो उसके पीठासीन अधिकारी होते हैं वे सदन को स्थगित कर देते हैं आवश्यकता पड़ने पे। जैसे यदि काफी शोर शराबा हो रहा हो तो संसद की कार्यवाही कुछ मिनटों के लिए स्थगित होगी, कुछ घंटों के लिए स्थगित होगी, या फिर कुछ दिन या अगले दिन के लिए स्थगित हो जाती है। इसके साथ ही संसद जब कार्य करती है तो प्रत्येक दिन उसकी 2 बैठकें होती हैं। पहली बैठकें उसके सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होती है, तत्पश्चात संसद स्थगित हो जाती है लंच ब्रेक के लिए। उसके बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे तक संसद पुनः अपना कार्य करती है। ये इसका सामान्य कार्य करने की अवधि है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे आपकी संसद रात को बैठकर भी कार्य करती है। रात के कई बार 12-12 बजे तक भी संसद की कार्यवाहियां आवश्यकता पड़ने पर चलती है। तो यहाँ से समझ लीजिएगा स्थगन एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करते हैं, जबकि सत्रावसान पूर्ण रूप से उसे समाप्त कर देगा। अब हम यहाँ पे स्थगन व सत्रावसान को अंतर में देखेंगे, तुलनात्मक रूप से देखेंगे। स्थगन के तहत बैठक समाप्त होती है, सत्र का समापन नहीं होता, जबकि सत्रावसान होने पे उस दिन की बैठक तो समाप्त होगी ही, पूरा का पूरा सेशन समाप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, स्थगन पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। स्थगन के तहत यदि किसी विधेयक या कोई कार्य सदन पर चल रहा है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोबारा बैठक में काम हो सकता है, जबकि सत्रावसान पर विधेयक पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नोटिस देना पड़ेगा। सामान्य रूप से समझे तो आज किसी विषय पर सदन में चर्चा चल रही है और किसी कारणवश सदन को आज स्थगित कर दिया जाता है तो उस विषय पे कल पुनः चर्चा की जा सकती है। लेकिन यदि सत्रावसान हो जाए तो क्या होगा? तो सत्रावसान होने पे पूरा का पूरा सेशन समाप्त हो जाएगा। जब नया सेशन लगेगा तो वही काम होगा, लेकिन उसे पुनः शुरू से करना पड़ेगा, पुनः उसे नोटिस देकर लाना पड़ेगा सदन में कि हम इस कार्य को करना चाहते हैं।
अर्थात समय काफी लंबा हो जाएगा, थोड़ी सी प्रक्रिया बदल जाएगी। ये थी बातें स्थगन व सत्रावसान के बीच अंतर की। उम्मीद करते हैं दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते भी हैं, सदन की कार्यवाही में कुछ भी बाधा होती है तो उसे स्थगित कर दिया जाता है, जबकि सत्रावसान एकदम अंतिम में होता है। एक शब्द और यूज होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित, अर्थात जब सभापति या अध्यक्ष सदन को यह न बताए कि वह कब तक के मिलने के लिए सदन को स्थगित कर रहा है, कोई समयावधि निश्चित न करे तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। सभापति या अध्यक्ष को अधिकार है कि वह अनिश्चित काल के पहले भी उसे पुनः चालू कर सकता है, पुनः सदन की कार्यवाही चला सकता है। इस अनिश्चित काल के स्थगन के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा सत्रावसान की घोषणा कर दी जाती है। ये थी बातें सदन के सत्रों को आहूत करने की, उनके सत्रावसान की तथा स्थगन की। एक और बात होती है, वह है संसद का विघटन। माफ कीजिएगा, ये लोकसभा होना चाहिए, लोकसभा का विघटन, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका कभी विघटन नहीं किया जा सकता। तो विघटन केवल अनुच्छेद 85(2) कहता है राष्ट्रपति केवल और केवल लोकसभा का विघटन करेंगे। दो आधार थे जिनकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में की, या तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से यह कार्य करेंगे या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह से इसे ला सकते हैं। विघटन होने पे संसद के सारी कार्रवाइयां, सारे दायित्व शून्य हो जाएंगे, पूरे का पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अर्थात अब नए आम चुनाव की आवश्यकता होगी तथा आम चुनाव के बाद जो नई सरकार चुनकर आएगी वे नए तरीके से सारे कार्यों को पेश करेगी। लोकसभा में लंबित सभी विधेयक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे तथा उन्हें फिर से लोकसभा में पेश करना पड़ेगा। पिछली कक्षाओं में हमने लोकसभा के विघटन पर विस्तृत चर्चा की थी, विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ा था इसे भी हमने विस्तृत रूप से जाना था। एक बार उसे अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ पर हमने लोकसभा व राज्यसभा का संपूर्ण परिचय जान लिया, उनके जितने भी दायरे हैं कार्य करने के दायित्व हैं वे भी जान लिया। अगली कक्षाओं में हम यह जानेंगे कि संसद किन कार्यवाही व प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, उनका अधीक्षण करती है। विस्तृत रूप से इन्हें जानेंगे, जैसे आपके अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि क्या क्या प्रस्ताव होते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।